प्रिय साथियों, आज एमपीपीएससी राज्य सेवा साक्षात्कार परीक्षा का दूसरा दिन और सभी अभ्यर्थियों को कोठारी इंस्टीट्यूट ग्रुप की ओर से पुनः शुभ भावनाएं, मंगल कामनाएं। प्रिय साथियों, आज का जो साक्षात्कार बोर्ड रहा तो सबसे पहले अच्छी खबर, इंदौर में आज भी खुशनुमा मौसम बना हुआ है। नंबर 2, बोर्ड आज भी वही 4 रहे। नंबर 3, क्रमशः बोर्ड में जो चेयरपर्सन के रूप में रहे हैं श्री राजेश जी मेहरा। नंबर 2, श्री के शर्मा सर। नंबर 3, डॉक्टर देवेंद्र सिंह। नंबर 4, चंद्रकांत जी। तो ये 4 चेयरपर्सन के बोर्ड में रहा। नेक्स्ट, पुनः आज की द्वारा जो बताया गया उनके अनुसार हर चेयरपर्सन के साथ आज भी 2 एक्सपर्ट उनके साथ थे। नेक्स्ट, आज की जानकारी और प्रश्नों के स्वरूप को देखते हुए पुनः यही संभावना बनती है कि बोर्ड में 2/3 मेजॉरिटी एकेडमिक और रिसर्च के महारथी लोगों की हैं जो अपने अपने क्षेत्र में महारत हासिल किए हुए हैं, और 1/3 एडमिनिस्ट्रेशन साइड के महानुभाव नजर आते हैं। प्रिय साथियों, आज भी इंटरव्यू में थोड़ा बदलाव नजर आया। इंटरव्यू का समय जो कल 8 और 9 मिनट मिनिमम गया था और 1-2 बच्चों का कल 23 से 24 मैक्सिमम गया था, आज ये मिनिमम वाला बढ़ा है जो 11 से 12 मिनट तक गया है, और अमूनन 20 से 22 मिनट भी काफ़ी लोगों का। तो हम कह सकते हैं औसतन प्रत्येक अभ्यर्थी का 15 से 16 मिनट का इंटरव्यू चल रहा है। जहाँ तक आज और कल में अगर हम तुलना करें तो इससे बहुत स्पष्ट होता है कि 60% तो वही रुख, वही माहौल, वही तौर तरीके नज़र आए, लेकिन 30 से 40% में कुछ क्षेत्रों में कुछ बदलाव देखे गए हैं, जिसे हम यहाँ पर आज डिस्कशन करेंगे। प्रिय साथियों, पुनः एक अच्छी बात ये रही कि आज भी जो अभ्यर्थी इंटरव्यू दे के जो बाहर आ रहे थे और जो हम तक भी यहाँ आकर जो पहुँचे, उनके चेहरे में मुस्कुराहट थी, बड़ा मन में संतोष था कि बोर्ड का इतना सहज, सहयोगात्मक और सकारात्मक रुख रहा। तो सचमुच आप भी निश्चिंत होके अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं, यही हमारी शुभकामना है। चलिए हम शुरुआत करते हैं। आज प्रातःकालीन सत्र जो मैक्सिमम उसमें बच्चों का कवर होता है, उसके जो हमारे पास प्रश्न आए हैं, लगभग 300 क्वेश्चंस हमारे हाथों में हैं। उसका हमने बारीकी से विश्लेषण किया, वर्गीकरण किया। सभी अभ्यर्थियों से आज मैं विशेष विनम्र निवेदन करना चाह रहा हूं कि ये बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि आपने जो DAF फॉर्म भरकर आयोग में जमा किया, ध्यान चाहूँगा, जो डिटेल एनालिसिस फॉर्म जो आपका है, आपने कुछ प्रतियों में जो जमा करके दिया है, निश्चित मानिए आपका 70% इंटरव्यू सिर्फ और सिर्फ इसी बेस पे जा रहा है। बोर्ड इतनी समझदारी से और इस सहजता के साथ, उस समझदारी में एक गहराई भी उनके प्रश्नों की छुपी है। इसमें तो आपको लगता है कि आपकी व्यक्तिगत जानकारी से लेकर अन्य जानकारी मिली गई है जो आपके बाह्य व्यक्तित्व को प्रदर्शित करती है, लेकिन प्रश्न जब यहाँ से शुरू होता है आपके DAF से, तो वहाँ से वो आपके अंदर तक पहुँच जा रहे हैं और आपके अंदर जाकर आपके अंतः चेतना से आपके व्यक्तित्व को भी परखने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। अगर हमने जो प्रश्नों की और उनके प्रश्नों की शैली और उसमें जो क्वेश्चन काउंटर क्वेश्चंस हुए, हमने सूक्ष्म विश्लेषण किया, हमें लगा
कि ये बोर्ड बहुत समझ के साथ, बहुत गहराई के साथ हर व्यक्ति को या हर अभ्यर्थी को पहचानने की कोशिश कर रहा है कि वो लोक सेवा के लिए अनुकूल रहेगा या नहीं। साथियों, कल भी हमने बताया था, लेकिन आज विश्लेषण डीएफ और ज़्यादा आगे जा रहा है। हमने कल आपको बताया था ये 3 भागों में बटा हुआ था। नंबर 1, आपके जन्म स्थान से लेकर आपके नाम, समाज, परिवार, आपके आसपास का और जो भी माहौल, वो सारी जानकारी तो बहुत महत्वपूर्ण हो ही चुकी है। नंबर 2, दूसरे में हमने कहा था आपकी शैक्षणिक गतिविधियां, वो भी बहुत महत्वपूर्ण बना हुआ है। और तीसरा, जो विशेष रूप से आपका गृह जिला है, वो अति महत्वपूर्ण हो चुका है। ध्यान चाहूंगा आप लोगों का, यानी अब जो सारा संदर्भ इस डीएफ के साथ में, आपके व्यक्तित्व के साथ, आपका समाज, परिवार और गृह क्षेत्र में सारी चीज़ों से जुड़ गया है। और यहाँ पर ये बात परखी जा रही है कि आप सिर्फ किताबी ज्ञान में हैं, या अखबारों से जुड़कर सूचना प्राप्त कर रहे हैं, या फिर डे टू डे आपका अपना ऑब्जर्वेशन है कि समाज में क्या हो रहा है, प्रदेश में क्या हो रहा है और देश में क्या हो रहा है, वो बहुत बारीकी से समझा जा रहा है। तो ये विशेष रूप से फिर निवेदन, इसको हल्के में ना लें। मैं कुछ बातें इससे और जोड़ रहा हूँ। जब ये आपके बाह्य व्यक्तित्व से जुड़ता है तो बात करते करते चारों बोर्ड में हमने पाया कि वो आपसे सीधा आपके व्यक्तित्व के अंदर के बारे में बातचीत शुरू करते हैं। वो आपसे जानना चाहते हैं कि आपकी पहले 3 खूबियां बताइए, 2 कमजोरियां बताइए। ये तो आपका आंतरिक मामला है, तो इसमें तो कहीं आपने लिख के दिया नहीं है, लेकिन वहां से शुरुआत होती है। उसके बाद उनका अगला प्रश्न ये होता है कि आप डिप्टी कलेक्टर क्यों बनना चाहते हैं, एमपीपीएससी में क्यों आना चाहते हैं। उस बात से आगे बढ़कर फिर वही बात आती है कि एक आप अच्छे प्रशासक बनने के लिए क्या गुण होने चाहिए। जब गुणों की बात होती है, तुरंत काउंटर क्वेश्चन उनका होता है, इनमें से कौन से गुण आप अपने में पाते हैं। जैसे ही आप बताते हैं कि मुझ में भी ये गुण है, अगला उनका काउंटर क्वेश्चन तुरंत होता है कि आप बताइए कि आप अगर ईमानदार हैं या आप नैतिक हैं, निष्पक्ष हैं, तो आपके जीवन में ऐसी कौन सी घटना हुई थी जिससे आप ये सिद्ध कर सके कि मैं ऐसा हूं। तो ध्यान रखिए, एक एक बात रट के तो यहां होना नहीं है। तो आप जो हैं उसी रूप में अपने आप को प्रस्तुत करें। ये बार बार निवेदन कुठारी इंस्टीट्यूट ग्रुप आप लोगों से कर रहा है। बात यहां से आगे जब गृह जिले पे जाती है तो एक चीज बहुत अच्छे से आ गई है, ये आप हमारी तरफ से टिप्स मान लीजिए। टिप्स क्या है? चाहे आपके व्यक्तिगत सवाल हो, चाहे गृह जिले से हो, या वो आगे बढ़ते हैं, हर जगह वो बात जोड़े जा रही है कि आप अपने जिले के 5 संभावनाओं के बारे में बताइए। आप अपने जिले की 5 समस्याओं के बारे में बताइए। अगर समस्याएं बता रहे हैं तो उसका निवारण आप कैसे करेंगे, संभावनाएं बता रहे हैं तो उसका प्रोजेक्ट, आप परियोजना या प्रोजेक्ट कैसे तैयार करेंगे। वहीं से प्रश्न निकलते हुए आ रहे हैं। वहीं पर उनने आपके गृह जिले से, मैं सोचता हूं कि चाहे राजनीतिक हो, शैक्षणिक हो, प्रशासनिक हो, इसके साथ में सांस्कृतिक हो, साहित्यिक हो, आपके यहाँ का कोई छोटा पर्यटन स्थल हो, वहाँ की फसल हो, कुछ भी नहीं छोड़ा है मेरे मित्रों। आप पूरी गंभीरता से बहुत बड़ी बड़ी बातों पर न जाते हुए आप अपने आसपास पहले आ जाएं, यही हमारा निवेदन। जब ये गृह जिले की जब समस्याओं से लेकर ये बात होती तो अपने आप ऑटोमेटिक मध्य प्रदेश की जुड़ जाती है और यही स्वरूप बड़ा होने लगता है कि मध्य प्रदेश की समस्याओं से लेकर अन्य कई बातें आपके सामने आती है, जिसकी तैयारी आप लोगों की रहती भी है। लेकिन बात यही आ रही है कि जो जुड़ाव आपका है और लोक सेवक बनना चाहते हैं तो समाज हित में उन समस्याओं का समाधान आप कैसे देंगे, हर बात के साथ ये जुड़ता चले। एक अंडरलाइन बात और कहना चाहूँ, जब भी कोई बात होगी,
चाहे आपके व्यक्तिगत हो या शैक्षणिक हो, उसमें बड़े तरीके से, बड़े गहराई के साथ में उसमें ये जोड़ा जा रहा है कि इसका प्रशासन में क्या उपयोग। जैसे मैं उदाहरण के लिए कहूँ, कोई स्टूडेंट बीई करके आया हुआ और उसका विषय सिविल इंजीनियरिंग है, तो निश्चित है उससे पूछा जा रहा है सिविल इंजीनियरिंग का क्या उपयोग। किसी ने बीए करके आया है या बीकॉम करके आया है, तो उसको जोड़ रहे हैं कि प्रशासनिक सेवा में या प्रशासन में उसका क्या उपयोग। मतलब खाली किताब पढ़ के आए हैं वैसा नहीं, आपके दिल और दिमाग में होना चाहिए कि मैं जो भी अनुभव प्राप्त कर रहा हूँ वो निश्चित रूप से उन चीज़ों का मैं उपयोग समय आने पे प्रशासनिक सेवा के रूप में करूँगा। यहाँ पर एक मोस्ट अंडरलाइन बात, ये बात जब वहाँ से जाती हैं तो बड़े तरीके से बात को आगे बढ़ाई जा रही है कि जब आपसे समस्याओं के बारे में पूछा गया, उसके समाधान के बारे में पूछा गया, बहुत तरीके से बोल्ड समस्या समाधान और निर्णय निर्माण पे पहुंच रहा है और इतनी खूबसूरती से प्रश्न पूछ रहा है कि बड़े, यानी कोई रटा हुआ तो आप जवाब दे ही नहीं सकते हो, और वो प्रश्न वैसे नहीं हो रहा है। अचानक उनसे आपसे ये पूछा गया कि आपके सामने अचानक कोई समस्या आई, अचानक, तो आपने क्या निर्णय लिया, कोई एक इंसिडेंस बताइए, क्या वो निर्णय सही था या गलत, उसका परिणाम क्या था। वहीं पलट के पूछ लिया कि कोई ऐसा निर्णय आपको कोई गलत लेना पड़ गया, तो गलत निर्णय हुआ, तो उससे आपने क्या अनुभव पाया। अब देखिए सारी चीजें आपके बस आसपास, अभी तो कोई नेशनल इंटरनेशनल बात नहीं आ रही है, ये बातें इसलिए हो रही हैं आपके अंदर तक जाया जा सके। आपने कहा मेरे में ये क्वालिटी है, मेरे में ये गुण है, मैं ये कर दूंगा, तो उनने बड़े तरीके से आपसे प्रमाण मांगते चले गए। अगर आप मैनिपुलेट करते हैं तो आप निश्चित मानिए आपके लिए ये बोल्ड सही नहीं होगा, ऐसा हमारा व्यक्तिगत विचार है। यहाँ आप जैसे हैं, जिस तरह से हैं, आप अपने को प्रस्तुत कीजिए। इस टिप्स को अब जा रहे हैं। आज जो प्रश्न आए हैं उसमें जो बदलाव आ रहा है और जो क्वेश्चंस के तरीके बदले हैं, उसका क्वालिटी बदली है, उसके और कुछ डिटेल्स हैं, तो मेरे साथ आज भी पैनल में कोठारी इंस्टीट्यूट ग्रुप के 2 एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। मेरे बाईं ओर श्री वीरेंद्र शर्मा सर, जो मैं कह सकता हूं सिविल सर्विसेज परीक्षा गुरु के रूप में स्थापित हैं। वहीं मेरे दाईं ओर श्री रोहित चतुर्वेदी सर, आप भी सिविल सर्विसेज परीक्षा के एक्सपर्ट, या मैं कह सकता हूं आप इस परीक्षा के गुरु हैं और इतनी बारीकियों से इन चीज़ों को विश्लेषित करते हैं, समझते हैं। इनके साथ में करीब 20 से 25 लोगों की एक रिसर्च टीम काम करती है, जो लगातार पुराने भी, नए भी और भविष्य की चीज़ों की संभावना, ये लगातार रिसर्च का काम चलता है और इस निर्देशन के द्वारा ये सारे काम होते हैं। मैं यहाँ पर प्रिय साथियों और अभ्यर्थियों से एक और निवेदन करना चाहूँगा कि कोठारी इंस्टीट्यूट लगातार मॉक इंटरव्यू सेशन चला रहा है, और वह भी निःशुल्क मॉक इंटरव्यू सेशन, निःशुल्क। और उसमें हमारी 2 बोर्ड चल रही है। पहली बोर्ड में हमारे एक बहुत माने हुए एक्सपर्ट हैं प्रोफेसर साहब हुसैन सर, और हमारी डायरेक्टर है मधुलिका शुक्ला मैडम, बहुत ही अनुभवी, उनके साथ उनकी अपनी टीम। बोर्ड 2 जो है श्री वीरेंद्र शर्मा सर और रोहित चतुर्वेदी सर, उनकी टीम के साथ दूसरी भी बोर्ड चल रही है, और यहाँ पर आपके इंटरव्यू की वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, वह भी आपको निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। और जो बोर्ड में जो कमियां आती हैं उसका एक अलग विश्लेषण अलग तरह से और होता है और सपोर्ट किया जाता है। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि चाहे आपकी कितनी भी अच्छी तैयारी हो, आप कोठारी इंस्टीट्यूट के इस 42 साल के अनुभव को ध्यान में रखते हुए एक बार जरूर संपर्क में आए। तो चलिए मैं इस बात को कि जो ये बायोडेटा से आपका जो चलेगा या डीएफ से चलेगा, जो मैंने कहा गृह जिला बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, वहाँ से प्रदेश में जो एंट्री होती है मध्य प्रदेश में। तो वीरेंद्र शर्मा सर, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा, विद्यार्थियों को जरूर बताएं, कल जो मध्य प्रदेश पे जो प्रश्न हुए थे
और आज थोड़े से बदलाव लिए हुए मध्य प्रदेश पे जो प्रश्न किए जा रहे हैं वो उनका स्वरूप कैसा है और वो किस तरह से बच्चों को उसकी तैयारी करनी चाहिए, प्लीज़ आप। बिल्कुल। मध्य प्रदेश से रिलेटेड जो साक्षात्कार में प्रश्न पूछे गए और कोठारी इंस्टीट्यूट के जो विद्यार्थी साक्षात्कार दे रहे हैं, जो लगातार साक्षात्कार देने के बाद संस्थान में आकर अपने शिक्षकों के साथ, अपने मार्गदर्शकों के साथ जो डिस्कशन करते हैं, उनसे ये समझ में आ रहा है कि मध्य प्रदेश के प्रश्न क्यों दिखाई देते हैं साक्षात्कार में आपको ज़्यादा, क्योंकि जैसा कि सर ने बताया कि साक्षात्कार प्रारंभ तो डीएफ से हो रहा है, लेकिन वो गृह जिला के माध्यम से, ग्रामीण परिवेश के माध्यम से, शहरी क्षेत्र के माध्यम से, विद्यार्थी की शैक्षणिक योग्यता के माध्यम से, या उसके परिवार में कोई व्यापार है तो उसके माध्यम से अलग अलग विषयों की ओर बाइफरकेट ये हो जाता है। तो जब गृह जिला खास तौर पे कोई जैसे उज्जैन बता रहा है, खरगोन बता रहा है, इंदौर बता रहा है, तो वहाँ पे उस गृह जिले की मिट्टी से संबंधित फसलें, फसलों से संबंधित रिसर्च सेंटर, फिर उद्योग, और यदि कोई छात्र ग्रामीण परिवेश का है तो उससे तुरंत क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपके क्षेत्र में कृषि की क्या समस्याएं हैं। अब आपने जो पढ़ाई की है या आप प्रशासनिक अधिकारी बन जाएंगे तो इस प्रकार की समस्याओं को कैसे दूर करेंगे। जैसे कि एक प्रश्न मेरी नज़र में आया, शायद किसी विद्यार्थी ने एग्रीकल्चर से ग्रेजुएशन किया होगा, तो उनसे प्रश्न पूछा गया कि आप अपनी इस शिक्षा का अपने ग्रामीण क्षेत्र में किसानों की समस्याओं का हल करने में कैसे उपयोग करते हैं। ये नहीं कि प्रशासनिक अधिकारी बनने के बाद कैसे करेंगे, अभी कैसे करते हैं, मतलब आप जो पढ़ रहे हैं उसका एप्लीकेशन भी समझ रहे हैं कि नहीं। फिर आगे भी प्रश्न आते हैं कि यदि आपके पास अथॉरिटी आ जाती है, आप अधिकारी बन जाते हैं, तो कैसे इनमें सुधार करेंगे। तो मध्य प्रदेश से रिलेटेड एक प्रश्न तो ये चलते हैं जो हमें ऐसे दिखाई देते हैं कि ये मध्य प्रदेश के भूगोल से संबंधित है। वास्तव में वो भूगोल से ही संबंधित है, पर उन प्रश्नों की उत्पत्ति आपके डीएफ से हुई है जो गृह जिले से संबंधित है। दूसरा, विद्यार्थी ने यदि फॉर्म में अपने डीएफ में भरा हुआ है कि वो किसी साहित्य से प्रभावित, या तो उसका पढ़ने का शौक है या उसके ग्रेजुएशन में वो विषय है, तो बहुत सारे प्रश्न आपको दिखाई देते हैं मध्य प्रदेश के साहित्यकारों से संबंधित। और जैसा कि आदरणीय सर ने बताया कि जो बोर्ड मेंबर हैं उनमें एक बोर्ड मेंबर साहित्य से संबंधित है, इसलिए कल भी और आज भी मध्य प्रदेश के 5 साहित्यकार बताइए, मध्य प्रदेश के 3 साहित्यकार बताइए, आपकी किस रचना ने आपने अपने जीवन में आत्मसात किया, किस रचना से प्रभावित हुए। तो ये जो साहित्यकार हैं, अभी तक जो 2 दिन देखने में आया है, विशेष तौर पर आज, ये साहित्यकार अभी मध्य प्रदेश तक ही ज़्यादा सीमित रहे हैं। इसके अलावा हॉबी में, उसी डीएफ में आजकल विद्यार्थी सबसे ज़्यादा भरते हैं कुकिंग को, महिलाएं, छात्र भरते हैं स्पोर्ट्स को, जिसमें बैडमिंटन, क्रिकेट, ये मध्य प्रदेश में ज़्यादा फेमस है। तो आपको जो हमारा प्रसारण होगा अभी प्रश्नों का, उसमें दिखाई देंगे कि प्रश्न पूछे गए कि कल आईपीएल के मैच में किसने किसको हराया, सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए। तो अमूमन ऐसे प्रश्न प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट नहीं पूछे जाते, ये आपने हॉबी भरा हुआ है उसमें, क्रिकेट खेलना या क्रिकेट देखना, या तो इस वजह से पूछे गए हैं या इस वजह से पूछे गए हैं कि आप अपने आसपास हो रही घटनाओं से कितने परिचित हैं। फिर आज के प्रश्नों की एक और विशेषता रही है, मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट की संभावनाएं। एक मैंने बात की मध्य प्रदेश का भूगोल, एक बात की साहित्य, एक बात की स्पोर्ट्स, अब ये चौथी बात है इकोनॉमिक्स। मध्य प्रदेश के आर्थिक रूप से पिछड़ेपन के क्यों कारण। एक प्रश्न तो ऐसा पूछा गया बिल्कुल सीधा, मध्य प्रदेश का विकास क्यों नहीं हो रहा है। मध्य प्रदेश में कृषि आधारित अर्थव्यवस्था की समस्याएं क्या है। आपका जो क्षेत्र है, फिर वही बात, गृह जिला या गृह गांव,
आपके क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट की क्या संभावनाएं हैं? क्या आपके क्षेत्र में पर्यटन की भी संभावना है? इस पर्यटन की संभावनाओं को आप FDI या इन्वेस्टमेंट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? फिर वही प्रश्न बनते हैं, आपको अधिकारी बना दिया जाए तो अपने क्षेत्र में आप इन्वेस्टर्स को कैसे इनवाइट करेंगे? तो जो मध्य प्रदेश में अर्थव्यवस्था से संबंधित जो प्रश्न दिखाई दे रहे हैं वो ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का फैक्चुअल नॉलेज नहीं पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश की GDP क्या है, ये प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं। प्रश्न ऐसे पूछे जा रहे हैं कि आप मध्य प्रदेश के विकास में अपनी भूमिका को कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं। अभी भी सुनिश्चित कैसे कर रहे हैं और अधिकारी बन जाते हैं तो अलग अलग तरीके से इन्वेस्टमेंट करके इस मध्य प्रदेश के विकास में कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। बहुत अच्छी बात बताई वीरेंद्र सर। मैं इसी में एक जोड़ना चाह रहा था कि आर्थिक के साथ में जो सामाजिक विकास पर भी बहुत ध्यान दिया गया है। बिल्कुल। और मैं यहाँ पर अंडरलाइन करना चाहूँगा कि सारे अभ्यर्थियों को ये बोर्ड निश्चित रूप से ये शिक्षा, संस्कार और संस्कृति, अंडरलाइन कीजिए आप सभी, शिक्षा, संस्कार और संस्कृति, नई शिक्षा नीति के साथ साथ संस्कार की बात को लेके भी बहुत अच्छे से वो अंदर आ रही है और संस्कृति को तो प्रमुखता से लिया। जैसे कि महाकाल का कॉरिडोर की बात हो या शंकराचार्य जी की जो जगह की बात हो, यानी इन चीजों पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। तो यहाँ पर मैं जोड़ना चाहूँगा कि सामाजिक सरोकार को भी बहुत ध्यान दिया जा रहा है और इसी से जोड़कर सामाजिक स्वावलंबन या संरक्षण या उनके विकास के लिए योजनाएं भी लगातार पूछी जा रही है। तो ये एक भाग हुआ, मोटा मोटा हम एक कह सकते हैं मध्य प्रदेश को, क्योंकि हमने प्रश्न आपको भेज दिया है और द्वितीय चरण में भी जो लंच के बाद जो होने वाला अभी चल रहा है वहाँ पर उसके भी प्रश्न आते हैं। तो हम सायंकालीन प्रसारण, द्वितीय प्रसारण फिर शाम 7 बजे करते हैं और हमारा ये विश्लेषण रात्रि 10 बजे ये वीडियो के माध्यम, यूट्यूब के माध्यम से प्रसारित होता है। तो हमारा यहाँ से ये भी निवेदन है कि जो साक्षात्कार भले ही ना दे रहे हैं लेकिन जो सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हों तो प्लीज़ आप अपने से जुड़े हुए सारे साथियों को और जो भी छात्र हैं उनको ये जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा। हम बात को आगे बढ़ा रहे हैं। जब बात प्रदेश की आई तो अब ये जुड़ती है नेशनल और इंटरनेशनल, और हमारी बोर्ड ने एक अनुभव किया कि ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संबंध में जो बातचीत आ रही है, एक प्रशासनिक अधिकारी को वो उसका उपयोग वो कैसे करेगा प्रशासन में, ये बात को ज़्यादा महत्व देते हुए रख के किया जा रहा है। तो इसके बारे में जो कल और आज प्रश्न हुए हैं तो हमारे श्री रोहित चतुर्वेदी सर इसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। बिल्कुल, जैसा कि सीधा बिंदु पर आते हैं कि कल और आज के प्रश्नों का विश्लेषण किया जाए तो बोर्ड में थोड़ा सा परिवर्तन ज़रूर आया कल से लेकर आज तक। जहां कल प्रकृति में तो अंतर विशेष तौर पर नहीं महसूस हो रहा है लेकिन उसकी डिग्री के अंदर बहुत अंतर महसूस किया जा रहा है। मतलब आज प्रश्नों में गहनता दिखाई दे रही है। इसका मतलब है कि आज किसी विशेष मुद्दे पर बोर्ड चर्चा परिचर्चा के दौर में थोड़ा अंदर तक जा रहा है। जैसे गृह जिले से शुरू हुआ, डैफ से शुरू हुआ, मध्य प्रदेश के स्तर पर आया, तो वहाँ निश्चित तौर पर वो राष्ट्रीय चीज़ों को भी संकलित करता है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी आपकी समझ को विकसित कितना है उसके बारे में जानने की अपेक्षा करता है। इसके अलावा उसका आपका जो आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के अंदर अप्लाई कर रहे हैं उसमें आप इन चीज़ों को, अपनी पृष्ठभूमियों को किस तरीके से अमलगमेट करते हैं, किस तरीके से जोड़ते हैं, इस पर भी एक परिस्थिति जन्य प्रश्नों का निर्माण किया जा रहा है। जाहिर सी बात है, जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पर लेना चाहूँ, जो मेरे संज्ञान में प्रश्न आए हैं उनमें पूछा गया है यदि अगर आप SDM के पद पर हैं और आपके यहाँ पर कोई डेलीगेट्स आता है तो आप उनको कहाँ कहाँ लेके जाएंगे, उनके ऊपर किस तरीके के खर्चे किए जाएंगे, आप उनका पूरे तरीके से मैनेज किस तरीके से करेंगे। इसका मतलब है, जाहिर सी बात है, ये किसी किताब के अंदर तो लिखा नहीं है,
कि आप क्या क्या करेंगे, तो ये इसका मतलब है कि आप संसाधनों का उपयोग किस तरीके से करते हैं, उसमें अपव्यय तो बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा। तो कुल मिलाकर आपकी प्रशासनिक सूझबूझ का यहाँ पर एक मौलिकता के तौर पर जानने का एक तरीका है उनको है कि आपकी विशिष्ट परिस्थितियों में, तात्कालिक परिस्थितियों में, आकस्मिक परिस्थितियों में आपकी निर्णय निर्माण की क्षमता कितनी है, आप किन परिस्थितियों में किस तरीके के निर्णय ले पाते हैं। इसके अलावा आप क्या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर या आप राष्ट्रीय मुद्दों पर एक अपनी समझ रखते हैं। जैसे कश्मीर विवाद के बारे में कुछ बच्चों से निश्चित तौर पर चर्चा पूछी, धारा 370 की प्रासंगिकता का। देखा जाए तो एक तरीके से ये एक अलग मामला है जो डीएफ में या उन चीज़ों पर नहीं मिलता। शायद हो सकता है किसी बच्चे से इसलिए भी पूछा गया अगर लॉ पृष्ठभूमि में उसका तकनीकी आधार, लेकिन प्रश्न का स्वरूप बता रहा है कि वो उसका मौलिक उद्देश्य यह है कि आप राष्ट्रीय स्तर की घटनाओं के बारे में काफ़ी चिरपरिचित है कि नहीं है, आप इसके बारे में क्या रखते हैं। इसका मतलब है कि वो विद्यार्थी से कहीं ना कहीं एक ओपिनियन बेस्ड एटीट्यूड का डिमांड कर रहे हैं कि ये बड़े जब प्रशासन के अंदर काम करेंगे तो ये अपने अधिकारियों को, अपने अधीनस्थों को क्या सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं, क्या उनको कुछ सहायता प्रस्तुत कर सकते हैं, क्या इनकी अपनी मौलिक कोई सोच है इसको लेकर। इसके अलावा अगर किसी बच्चे का बैकग्राउंड है तो कुछ मुद्दों पर उन्होंने चर्चा भी की है, जैसे आरक्षण के मुद्दों पर, तो कहीं उनसे पूछा गया तो ये निश्चित तौर पर एक व्यय है, उसके बारे में जाना जाता है कि ये बच्चा किस तरीके की एक थोड़ी समझ रखता है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर। इसके अलावा पर्यावरण एक जो कि बहुत हॉट टॉपिक्स के तौर पर बन गया है, तो निश्चित तौर पर उससे बारे में भी काफ़ी प्रश्न किए गए हैं। जैसे रामसर साइट्स के बारे में कुछ क्वेश्चंस आए हैं। निश्चित तौर पर बच्चे रैमन मैक्सेसे अवार्ड के बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो निश्चित तौर पर किसी सोशल रिफॉर्मर के द्वारा मिली हुई कुछ अचीवमेंट्स हैं उनके बारे में। लब्बुल आप कहने का मतलब यह है कि अगर आप अपनी आसपास की जो नॉलेज है, आपकी जो डेप्थ में मौजूद है, जो आपका बैकग्राउंड रहा है एजुकेशनल का बैकग्राउंड, उससे आप समाज को उस नॉलेज का उपयोग करके उस अनुभव के आधार पर समाज को किस तरीके से देखते हैं, आसपास की घटनाओं को किस तरीके से देखते हैं और आपके पास में उसको लेकर क्या निर्णय है। तो जाहिर सी बात है ये प्रश्न वैसे तो नहीं आ सकते, निश्चित तौर पर किसी विषय पर काफी चर्चा करने का उनका बोर्ड का उद्देश्य रहा होगा, तब ये प्रश्न के अंदर प्रतिप्रश्न के रूप में उभर कर सामने आए होंगे। निश्चित रूप से नेशनल इंटरनेशनल जो हम कहते हैं समसामयिक घटनाएं में तो कई क्विज स्टाइल पे भी प्रश्न होते हैं, तथ्य फैक्चुअल भी होते हैं, तो वो प्रश्न तो डे टू डे में होते हैं जो लगातार आप पढ़ते हैं और देखते हैं। तो उसे हम मान के चल रहे हैं कि जो हमने प्रश्न आप लोगों को भेजे हैं वो आपके लिए पर्याप्त होंगे। लेकिन वो प्रश्नों का उपयोग, वो प्रश्न किए क्यों, नंबर एक, वो प्रश्न आपके लोक सेवा में आने से किस तरह से जुड़े गए हैं और वो कैसे निर्णय निर्माण में आपके लिए एज ए केस स्टडी कहें और किसी अन्य तरीके से वो कैसे उपयोगी बनते हैं और उस परिस्थिति में आप अपनी सूझबूझ से कैसे निर्णय निर्माण करते हैं, ऐसी बातें जुड़ी जैसा कि रोहित चतुर्वेदी सर ने बताया। सर मैं यहाँ पर एक विशेष बात और कोट करना चाहूँगा आप लोगों को। आप लोगों ने भी देखा होगा भ्रष्टाचार का मुद्दा, बिल्कुल इतने स्मार्ट तरीके से, यानी इस बोर्ड्स को मैं थैंक्स देना चाहूंगा बिल्कुल सर, कि वो सीधा किसी पे अटैक नहीं कर रहा है, बहुत सहजता सरलता से आपसे जुड़ रहा है और नए तरीके से गहराई से उस शब्दों को पकड़ के। आज ही एक प्रश्न हुआ सुबह कि यदि आप एसडीएम बना दिए गए और आपके तहसील में या आपके क्षेत्र में किसी नेता, राजनीतिक नेता का वहां आना होता है, उसका दौरा होता है और उसकी व्यवस्था आपको करनी होती है, तो उसकी व्यवस्था में होने वाला खर्च वो आप कहां से जुटाएंगे। तो सर ये एक ऐसा सवाल, चाहे कोई दावा करे कि नहीं मैं तो रिश्वत लेता नहीं हूं, ये नहीं है, लेकिन जब वो उससे कहा जाएगा तो वो अगर ये कहता है कोई कैंडिडेट कि भाई मैं वहाँ के या उन्हीं की पार्टी से, तो इसका मतलब आपकी निष्पक्षता खत्म हो गई है। किसी अन्य लोगों से लेते हो तो फिर यह है कि उसका ऑब्लिगेशन लेते हो तो वो आपको भी चुकाना पड़ेगा। मतलब इतने बारीक तरीके से बिल्कुल कि भ्रष्टाचार का ये भी एक स्वरूप होता है, ये पूछा गया। वहीं पर आप देखिए सर, जो अभी वीरेंद्र सर ने भी हमें बताया था कि खासकर हम समापन की ओर बढ़ने की ओर हैं, खासकर इस बात को भी मैं अंडरलाइन करना चाहूँगा, आप अपने हॉबी को
जो भी बता रहे हैं सोच समझ के भरें। ऐसी चीज़ कोई नहीं कि आपको किसी ने गाइड कर दिया कि आप ये भर दो और इसके 10 क्वेश्चन तैयार कर लो, बिल्कुल नहीं। मैं बार बार निवेदन कर रहा हूँ आपसे, आप जो हैं जैसे हैं और जो चीज़ आपको पसंद है उसी रूप में। तो मैं वीरेंद्र सर से कल के एक प्रश्न का एक उदाहरण सुनेंगे सारे अभ्यर्थियों से, विशेष निवेदन कि एक छोटी सी बात उस पर कितने प्रश्न इस बोर्ड के द्वारा सूझबूझ से किए जा रहे हैं। ये प्रश्न है एक किसी अभ्यर्थी से पूछा गया जो संभवतः खाना शौक में लिखा है खाना बनाना, जो लग रहा है मैं खाना यानी खाना बनाना उसकी रुचि है। अब बोर्ड ने देखिए, सभी का ध्यान चाहूंगा, कितने सुंदर क्वेश्चन और 9 क्वेश्चंस किए इस पे काउंटर क्वेश्चन। मैं पढ़ना चाह रहा हूं, तुम्हें क्या खाना बनाना पसंद है, क्योंकि उसमें लिखा हुआ था। क्या महत्वपूर्ण है, स्वाद, प्रस्तुति या पोषण तत्व। ध्यान चाहूंगा, इतनी समझदारी से पूछा गया। फिर उसके बाद उससे कहा गया अपने क्षेत्र या राज्य के विशिष्ट व्यंजनों के बारे में कुछ बताइए। बात यहां रुकी नहीं सर, आगे बढ़ी कि खाना पकाने से आपको प्रशासन जीवन में कैसे, यानी खाना बनाने के शौक से प्रशासनिक जीवन में ये कैसे आपके लिए उपयोगी बनेगा या सहयोगी बनेगा। प्रशासन से तो लगातार जोड़ ही रहे हैं। क्या आप मुझे संतुलित आहार के बारे में बता सकते हैं? अगर शौक है तो बताइए आप। खाना पकाने के विभिन्न तरीके वो भी पूछ लिए गए। पश्चिमी भोजन और चीनी भोजन भारत में इतने लोकप्रिय बने हैं, लेकिन पश्चिमी देशों में भारतीय खाना इतना पसंदीदा नहीं है। देखिए कितनी गहराई की बात हुई। हमारे यहाँ जो व्यंजन को लेके और ये बात आ रही है और उसमें फास्ट फूड से लेकर ये आ रही है, बड़े तरीके से उनने समझदारी से ये एक तरह से सबको अलर्ट किया। बात रुकी नहीं सर, इसमें फिर कहा मनुष्यों के लिए अच्छी कैलोरी की मात्रा क्या है, आप किस प्रकार, नहीं बस अच्छी कैलोरी की मात्रा क्या होगी। तो प्रिय अभ्यर्थियों, आप सोचिए कि आपने जो चीज बताई है, बोर्ड उसको किस रूप में आगे ले जाकर आपसे सारे काउंटर क्वेश्चंस कर रहा है। तो प्लीज आप इस बात की सावधानी अवश्य रखें। आज हम अपनी बात को यहीं विराम देना चाह रहे हैं, लेकिन ध्यान रहे कि हमने 4 बजे हमने पहला प्रसारण इसका जारी कर दिया है। लंच के पहले जो इंटरव्यू बोर्ड में जो प्रश्न हुए वो हमने आप सभी को भेज दिया है। निःशुल्क ये प्रसारण हो रहा है। दूसरा प्रसारण जो अभी सायंकालीन बोर्ड में लंच के बाद हो रहा है वो शाम 7 बजे तक आप तक भेज दिया जाएगा और ये विशेष प्रसारण आज रात में जारी किया जाएगा। यहीं पर मॉक इंटरव्यू के साथ मैं अपनी पैनल बोर्ड से ये बताऊं कि हमारे यहाँ जो पर्सनल इंटरव्यू जो पूरा DAF के बेस में होता है, तो रोहित सर और आप ये बताएं कि ये हमारी सबसे बड़ी विशेषता 40 वर्षों के अनुभव की, और ये कैसे लोगों के लिए उपयोगी बन रहा है उस पर थोड़ा सा प्रकाश पहले सर डालें, फिर ये आए। जैसे कि हमने शुरुआती ही दौर में बताया था, इस कार्यक्रम के शुरुआती दौर में, कि 70% भाग लगभग आपका DAF कवर करता है। तो निश्चित तौर पर किसी अभ्यर्थी के लिए एक श्रेष्ठतम अंकों को प्राप्त करने में एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट उसका DAF होता है। इसीलिए हमने एक मॉक इंटरव्यू, जनरल मॉक इंटरव्यू के साथ में एक पर्सनल इंटरव्यू का सेशंस को कंडक्ट कराया है, जो पूरी तरह DAF की चीज़ों में बच्चे को आसान बनाना है कि वो एक बड़ी सहजता के साथ में अपनी चीज़ों को दे। तो एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू केवल और केवल सिर्फ DAF पर बेस्ड पर्सनल इंटरव्यू के लिए होता है। और सबसे बड़ी बात है कि इस इंटरव्यू को स्वयं हमारे यहाँ के फाउंडर मेंबर कोठारी सर, जो लगातार 40 सालों से इनका अपना अनुभव रहा है, निश्चित तौर पर इस अनुभव की गंगा में वो आपको DAF पर आधारित सारी चीज़ों की एक एक चीज़ों के बारे में वो सारी चीज़ें बताएंगे, जिसमें उस गंगा में से आप मोती, शंख, बड़ी बड़ी धातुएं उनको निकल के आएंगी। तो ये एक आपके लिए काफ़ी एक महत्वपूर्ण सेशन हो सकता है। तो प्लीज़ मॉक इंटरव्यू के साथ में ये पर्सनल गाइडेंस DAF का पार्टिसिपेट कीजिए और निश्चित तौर पर अपनी सफलता को सुनिश्चित करने में। रोहित सर, मैं यहाँ पर और जानकारी जोड़ना चाहूँगा कि ये जो पर्सनल इंटरव्यू होता है
और ये जो मुझे अनुभव मिला है, मैं यहाँ पर कुछ महान व्यक्तियों का चर्चा करना चाहूँगा। हमारे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के पूर्व चेयरमैन मिस्टर एन सुंदरम महान विभूति थी। बिल्कुल सर। उनके साथ मैं 8 साल यहाँ पर जब बोर्ड बनती थी सर के साथ, और उनसे मैंने ये सारी चीज़ें समझी। इसके बाद में आदरणीय सुरजीत सिंह जी जो IPS अधिकारी, और वो उनका एक प्रशासनिक अनुभव बहुत अच्छे से जाना जाता है, माना जाता है। वहीं जस्टिस PD मुल्ले साहब, वो भी इसी तरह से इन पे ज़्यादा दिए थे। और लेटेस्ट मैं कहूँ तो मैं भूल नहीं सकता कि पूर्व चेयरमैन डॉक्टर SP गौतम सर, उनके साथ मैंने काफ़ी कुछ सीखा, समझा। उनका भी सारा जोर इसी चीज़ पे था। तो ये जो DF का जो एनालिसिस होता है, पर्सन टू पर्सन बिल्कुल अलग होता है। इसकी विशेषता है, पर्सन टू पर्सन बिल्कुल अलग होता है। इसके बैकग्राउंड के अनुसार वो एक कॉमन हो ही नहीं सकता। तो ये इसलिए हम लोग कोठारी इंस्टीट्यूट ग्रुप से बार बार निवेदन करते हैं कि इस इंटरव्यू को या इस पर्सनल इंटरव्यू में भी भाग लें। और वीरेंद्र सर भी इसके बारे में कुछ कहना चाह रहे हैं। रोहित सर ने बताया कि पर्सनल इंटरव्यू से सर कैसे एक एक चीज़ों को निकाल के आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। उसी बात में थोड़ी सी बात मैं जोड़ना चाहता हूँ। आप में से कई विद्यार्थी इस DF फॉर्म को भरने को लेकर बहुत परेशान हो जाते हैं, खासतौर पे जहाँ हॉबी, दूसरा आप वर्तमान में किसी पद पर हैं, वो खासतौर पे प्राइवेट सेक्टर में है, क्योंकि सरकारी के पद की नियुक्ति तो छुपाई नहीं जा सकती है। तीसरा, आपके ग्रेजुएशन में कहीं गैप हुआ है। चौथा, अचानक नंबर में कम या ज़्यादा हुए हैं परसेंटेज। ये चीज़ें मैंने सर को डिस्कस करते हुए अभ्यर्थियों से सुना है कि तुम्हें वहाँ ये बताना है। उसी स्टूडेंट से पहले निकाला जाता है। बिल्कुल, उसने हावी तो किसी के कहने पे भर दी। तो इसमें मैं लगातार हम उनसे चर्चा करते करते फिर कहते हैं कि भाई ये चीज भी तो हावी हो सकती है। हो सकता है किसी का समाज सेवा का गुण, वो चीजें सामने आती है। तो ये हम किसी गैप को ऐसा पूरा नहीं करते हैं, हम उससे ही निकालते हैं और उसके साथ रखते हैं। और लास्ट में अंडरलाइन बात ये है, हर अभ्यर्थी से कहते हैं सुनना सबकी, सुनना अपने मन की। ये एक विशेष कोठारी की खासियत है। लास्ट बोर्ड में जब हमारे पास आते हैं, हमने कहा लगातार लोगों से आपने सलाह ली हो, फिर हमारे तरफ से रहता है रात्रि में आधी घंटे का आपको ध्यान सेशन में जाना है, अपने आप को ही देखना है, अपने को समझना है, जो चीज़ आप महसूस कर रहे हैं उसको विजुअलाइज करना है और उसी आधार पर अपनी सारी चीज़ों को फाइनल करना है। तो इसमें मेडिटेशंस भी बहुत अच्छे से हमारे साथ जुड़ा हुआ है, स्पिरिचुअलिटी भी जुड़ी हुई है, जिससे कि व्यक्ति को सही निर्णय लेने में बहुत आसानी होती है। तो वीरेंद्र सर आगे आप अपनी बात को समझ। तो मेरा सभी अभ्यर्थी जो अभी आगे साक्षात्कार देने वाले हैं, उनको मेरा ये संदेश है, मेरा ये मैसेज है कि वो मॉक इंटरव्यू के लिए तो आए ही, साथ में यदि आपने अभी ये DAF नहीं भरा है तो पहले उसको एक भर के ला के पर्सनल इंटरव्यू दें। पर्सनल इंटरव्यू में सर के साथ डिस्कशन करें, सर आपको बताएंगे कि आपने कहाँ कहाँ गलतियाँ की है, क्या आपका कमज़ोर पक्ष है, क्या आपका मजबूत पक्ष है। उसके आधार पर ही फाइनल DAF भरें, आयोग में जमा तभी करें और या वहाँ लेके जो जाते हैं तभी लेके जाएं। और भर भी दिया हो तो कोई बात नहीं है, आप लेकर आए सकते हैं, बिल्कुल आए। और उसी DAF में जो आप भर चुके हैं उसी में कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, इन मामलों में सर का मार्गदर्शन अवश्य लें। तो आज हम समापन करने जा रहे हैं, पुनः शुभ भावनाओं के साथ अपनी टीम के लिए भी और सारे अभ्यर्थियों के लिए। टीम के लिए आभार हमारे वीरेंद्र सर देंगे और अभ्यर्थियों के लिए शुभकामनाएं हमारे रोहित चतुर्वेदी सर देंगे। हम इस पैनल में कुछ लोग ही दिखते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि हमारी रिसर्च टीम से जुड़े हुए
कई लोग प्रश्नों का कलेक्शन करना, विद्यार्थियों से लगातार संवाद करना, उन प्रश्नों को, चूंकि विद्यार्थी कई बार अधूरे प्रश्न भी बता पाते हैं, उन प्रश्नों को संकलित करना, संपादित करना और उसके बाद हमें निकाल के एनालिसिस करने के लिए पॉइंट देना, एक ये। दूसरा, हमारे इंटरव्यू बोर्ड में, मॉक बोर्ड में शादाब हुसैन सर, मधुलिका मैडम, आदरणीय कोठारी सर और जो नए नए मेंबर आते रहते हैं, रोटेशन बेसिस पे बदलते रहते हैं, नए लोग जुड़ जाते हैं, उन सभी का आभार। इसके अलावा टेक्निकल सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। टेक्निकल सपोर्ट के बिना ये चीज़ें संभव नहीं है कि हम आपसे इतना स्पष्ट रूप से संवाद कर पाएँ। तो पूरी जो टीम है हमारी, टेक्निकल टीम, उनको भी मेरा आभार, उनको भी धन्यवाद। और सबसे अंत में मैं जो इस पूरी सिविल सेवा परीक्षा के चरण के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ हैं हमारे प्रिय अभ्यर्थी, उन लोगों को भी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और जो उस बुलेटिन में जो जो सुझाव दिए गए हैं और उन सुझावों को मानते हुए मैं कहना चाहता हूं कि ये सबसे एक महत्वपूर्ण चरण होता है। आखिरी लड़ाई है, लास्ट मोमेंट की लड़ाई है, बल्कि जीत बहुत नज़दीक आ चुकी है। थोड़ा अपना हौसला बनाइए, जुड़िए, अपने आप को अभिप्रेरित कीजिए और हमारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ में हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद आगे के अपने सेशंस के लिए। जय हिंद, जय भारत।